हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल क्रिएटिव में, एपी ओशन ऑफ क्रिएटिव में। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम वनों के बारे में डिस्कस करने आए हैं, हमारे वन एंड हमारी वनस्पति। तो जब भी हम इनके बारे में बात करते हैं, हमें लगता है कि भाई है क्या ये चीज़, क्या होता है ये, और हम क्यों इनके बारे में पढ़े। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन आया क्यों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इट इज़ द मेन टॉपिक कि भाई क्यों। जब तक हमें ये क्यों नहीं पता पड़ेगा तब तक हम किसी टॉपिक की जड़ में घुस ही नहीं सकते। तो बस अब हम क्यों की बात करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जितने भी मसाले हैं, डालती है ना मम्मी मसाले सब्जी में, वही वाले मसाले। तो जितने भी मसाले हैं वो सारे हमारे कहाँ से मिल रहे हैं, हमें वनों में से मिल रहे हैं। एंड अब मसाले की बात करें तो ठीक है भाई, मसाले बन गए, आगे आगे का क्या आगे क्या है इतना खास। तो अब हमारे जो वन है उसमें 500 से भी ज़्यादा प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। और हम देखते हैं कि अब इन पेड़ों से हमें रबड़ मिल रही है। हम जो रबड़ इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा, इरेज करते हैं कि किसी भी चीज़ में जो टायर हैं वगैरह वगैरह, ट्रैक्टर की, बाइक के, साइकिल के, आप जो साइकिल चला के स्कूल जाते हो, वो जो रबड़ है वो मतलब ये सारी जो रबड़ है वो पेड़ों से ही तो मिल रही है। और अब हम बात करें कि भाई और क्या खास है, तो और क्या खास है, जैसे कि हम देखते हैं खास में कहें शहद भी जो है जंगल में ही मिलेगा। मधुमक्खी पेड़ों पे बनाती है ज़्यादातर, तो शहद भी हमें मिलता है जंगल से। अब फिर क्या हो रहा है, हमारे जंगलों का नाश हो रहा है। कि अब नाश कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। और जनसंख्या जब बढ़ रही है ना, तो जनसंख्या बढ़ गई तो उसे खाने के लिए भी चाहिए, रहने के लिए भी चाहिए। जब लोग बढ़ेंगे तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, उनके लिए ज़मीन चाहिए ज़्यादा। और जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हम ज़मीन का विस्तार करके आगे से आगे अपनी फसल उगाएं। तो ऐसे ही कर करके क्या हुआ कि वन ख़त्म कर दिए गए, और उद्योग के लिए ख़त्म कर दिए गए, तो कुछ खेतीबाड़ी के लिए ख़त्म कर दिए गए, तो कुछ। तो ऐसे ही कर करके हमारे वनों का नाश होता जा रहा है। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि वन क्यों नाश हुए, क्या हुआ, कैसे हुआ, और क्यों हैं ये ज़रूरी, क्या देते हैं। ये सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी इधर उधर जाना नहीं है, एकदम ध्यान से पढ़ना है, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वनों में हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का विकास ही हुआ है। हमारे पूर्वजों और ऋषि मुनियों को वनों के महत्व का भलीभांति पता था। हमारे ऋषि मुनियों ने वनों में रहकर ही चिंतन, मनन और तपस्या की, तथा वहीं पर वेद पुराणों की रचना भी की। मतलब जो पहले के ऋषि मुनि थे वो भी वनों में ही रहते थे। उन्होंने जो भी उन्होंने किया, मेडिटेशन, तपस्या जो भी की, वो सारी वनों में ही की, पेड़ों के नीचे। देखा है, नहीं देखा है, महाभारत में भी देखा होगा, रामायण में भी देखा होगा, जो जितने भी ऋषि मुनि थे वो सारे पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या करते थे, और पीछे से सांप आ जाता था। ये तो देखा ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। वनों की प्रशंसा साहित्य में भी की गई है, और जो साथ ही उनके महत्व को भी बताया गया है। आधुनिक जीवन में भी वनों की हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वन हमारे आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मतलब वन हमारे आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मतलब मैंने आपको बताया ना, शहद मिलता है, रबड़, और जो गोंद वगैरह, जो हमारी बेसिक चीज़ें, मसाले वगैरह सब वनों से मिलता है, चाय, कॉफ़ी। तो इसीलिए वन हमारे आर्थिक जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। वन हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है तथा कई प्रकार से हमारे लिए उपयोगी भी है। आगे देखते हैं। जब हम अपने स्कूल और घर में चारों ओर देखते हैं तो ऐसी बहुत सी वस्तुएं हमें नज़र आती हैं जो जंगल की हैं। जैसे कि किताब का कागज़ है, किताब का कागज़ भी तो वही लकड़ी से ही बना है ना। हम जो
नोटबुक पे लिखते हैं, आप वेस्ट कर देते हो नोटबुक के पन्ने, तो वो सारे पेड़ से ही बन रहे हैं। मेज कुर्सियाँ, अब आप कहेंगे वेस्ट कैसे कर देते हैं? लिखने में वेस्ट नहीं करते हैं, आप जो फाड़ फाड़ के गेम खेलते हैं उसमें वेस्ट करते हैं। तो मेज कुर्सियाँ, दरवाजे, खिड़कियाँ और वे रंग भी जिनसे कपड़े रंगे जाते हैं। मसाले, हमारी टॉफ़ी और सेलोफोन के रैपर। अब बेड़ियाँ किससे बनती हैं? तो बेड़ियों को तेंदू के पत्ते से बनाया जाता है। और गोंद, शहद, कॉफ़ी, चाय और रबड़, साथ ही चॉकलेट में प्रयोग होने वाला तेल जो साल के बीजों से निकलता है। अरे वाह, इंटरेस्टिंग बात पता चली कि चॉकलेट में प्रयोग होने वाला तेल कौन सा है? जो कि साल के बीजों से बनता है। अब नेक्स्ट बात देखते हैं कि खाल में चमड़ा बनाने में भी प्रयोग होने वाला चर्मशोधक, टैनिंग या दवाओं के रूप में प्रयोग होने वाली जड़ी बूटियां आदि इसके अतिरिक्त बांस, जलावन की लकड़ी, घास, कच्चा कोयला, पैकिंग में उपयोग होने वाली वस्तुएं, फूल, फल, पशु पक्षी एवं ढेरों दूसरी वस्तुएं भी तो जंगलों से ही आती हैं। अब ये जो अमेज़न जंगल है, पश्चिमी घाट के जंगलों के एक ही टुकड़े में पौधों की लगभग 500 अलग अलग प्रजातियां मिल जाती हैं। तो इस प्रकार की विभिन्नता बड़ी तेजी से लुप्त होती जा रही है। औद्योगिकरण के दौर में सन 1700 से 1995 के बीच लगभग 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल अर्थात दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% क्षेत्र औद्योगिक इस्तेमाल, खेती बाड़ी, चरागाहों व ईंधन के लकड़ी के लिए उजाड़ साफ यानी कि भाई उसे ख़त्म ही कर दिया गया। समझे आप? मैंने कहा जनसंख्या बढ़ी, ज़रूरत बढ़ी, डिमांड बढ़ी, नीड बढ़ी। अब वो उन्हें क्या चाहिए? ज़मीन चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए और ज़मीन भी चाहिए। जाहिर सी बात है, ज़मीन चाहिए। तो इसीलिए वनों का विनाश कर दिया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है, अब वनों का विनाश हुआ क्यों? भाई ये जो मुद्दा डिस्कस किया जा रहा है, ये आया ही क्यों? तो ये भी देख लेते हैं, चलिए। तो वनों के लुप्त होने की को ही साधारणतया क्या कहते हैं? वन विनाश कहते हैं। भाई एकदम वन एकदम से गायब हो गए, पेड़ सब काट दिए, जमीन साफ रह गई, तो वही वन का विनाश कर दिया गया। वन नहीं होगा, जानवर कहाँ रहेंगे? जानवर नहीं रहेंगे तो हमारे एक जो वाइल्ड सर्कल बना हुआ है वो टूट जाएगा। समझ गए ना? वन विनाश कोई नई समस्या नहीं है। वैसे तो ये प्रक्रिया कई सदियों से चली आ रही थी। मनुष्य अपने लाभ के लिए निरंतर वनों का विनाश कर रहा था, लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान इसने कहीं ज़्यादा व्यवस्थित और व्यापक रूप ग्रहण कर लिया। औपनिवेशिक शासन काल में बड़े पैमाने पर वनों का विनाश किया गया। औपनिवेशिक शासन काल में बहुत ज़्यादा पैमाने पर वनों का विनाश किया गया। तो यहाँ पर भारत में वन विनाश के कुछ कारणों पर विचार करते हैं। चलिए ये भी देख लेते हैं। सबसे पहली बात की ज़मीन की बेहतरी। सन 1600 में नोट करिए पॉइंट, सन 1600, ठीक है। तो सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी। मान लिया भैया। वर्तमान में ये आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुंच गया। सही है। इन सदियों के दौरान जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई और खाद्य पदार्थों की मांग में भी बढ़ोतरी हुई, वैसे वैसे किसान भी जंगलों को साफ करके खेती की सीमाओं को विस्तार देते गए। औपनिवेशिक काल में खेती का जो तेजी से विस्तार हुआ, ठीक है, मान लिया भैया। आगे चलते हैं। खेती में हुए इस विस्तार के पीछे कई कारण थे। पहला क्या था? अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे कि पटसन, गन्ना, गेहूं व कपास के उत्पादन को बड़े जोर शोर से प्रोत्साहित किया। अंग्रेजों ने, जो भैया हमें लूट के ले गए। चलिए आगे,
19वीं शताब्दी के यूरोप में बढ़ती नगरीय आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी, इसलिए इन फसलों की मांग में बढ़ोतरी हुई। दूसरा कारण ये था कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अनुत्पादक समझा। उनके अनुसार इस व्यर्थ के व्यायाम पर खेती करके उससे राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता था और इस प्रकार राज्य की आय में वृद्धि की जा सकती थी। ये कारण था कि सन 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य भूमि के क्षेत्रफल में लगभग 67 लाख हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज की गई। चलिए साहब, आगे क्या हुआ? खेती के विस्तार को हम विकास का सूचक मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भूमि को जोतने के पहले जंगलों की कटाई करनी पड़ती है। ठीक माना, आगे चलते हैं क्या है। अब एक्स्ट्रा पॉइंट जो हमारा है इसमें, दैट इज़ जो अमेज़न जंगल है वो दक्षिण अफ्रीका के अमेज़न बेसिन के एक बड़े भूभाग पर विस्तृत है। ये बेसिन लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर अर्थात 1.7 अरब एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। अब विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ने वाले जंगलों में सर्वाधिक जैव विविधता अमेज़न के जंगलों में पाई जाती है। अब बच्चों के दिमाग में आया होगा भाई जैव विविधता है क्या, मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब जैसे कि आप देखो, जैव विविधता जैसे जंगल में जानवर कई प्रकार के पाए जाते हैं ना, शेरों की अलग प्रजातियाँ, चीतों की अलग प्रजातियाँ, सांपों की अलग प्रजातियाँ, फूलों की अलग प्रजातियाँ, तो इन्हीं सब की अलग अलग विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। नेक्स्ट, ऐसी फसल जिसकी खेती करके लाभ कमाया जाता है जैसे पटसन, गन्ना, कपास आदि को व्यावसायिक फसल कहते हैं, जिनसे व्यवसाय किया जाता है। मतलब गन्ना बेच दिया और अपने मुनाफा आ गया, वो उन्होंने व्यवसाय कर लिया, तो उन्हें गन्ना की खेती अच्छी लगी तो उन्होंने वो खेती शुरू कर दी, तो उन्होंने एक तरीके का इसका व्यवसाय कर लिया, इसलिए इसे व्यावसायिक फसल कहते हैं। अंग्रेजों की दृष्टि से वन लाभ देने वाले अथवा उत्पादक नहीं थे, क्योंकि इससे राजस्व की प्राप्ति नहीं होती थी। समझे? ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ये देखिए, वन हमारे इस टाइप के होते हैं। बनों को तो देखा ही होगा, कितने सारे पेड़ होते हैं। अब आप कहेंगे कि वन भी कई प्रकार के होते नहीं होते हैं। जैसे कि जो बर्फीले एरिया में होंगे वो अलग प्रकार के पेड़ होंगे, ज़्यादा हरे भरे, जैसे देखे होंगे आपने हॉरर मूवी में, ऐसे पेड़ होंगे। और ऐसे ही यूँ करके पेड़ होंगे, ऐसे बस ज़्यादा मतलब ज़्यादा हरे भरे नहीं होंगे, लंबे ज़्यादा होते हैं। और जो हमारी बात करें, हम सुना होगा ट्रॉपिकल रीजन, जहाँ जो हमारा इक्वेटोरियल रीजन है हमारे इंडिया में, तो वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ मतलब क्योंकि धूप जो सनलाइट है डायरेक्ट पड़ेगी, ज़्यादा देर तक पड़ेगी, तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से रेन ज़्यादा होती है। तो जब रेन ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि बारिश तो पड़ती ही रहेगी, इसका मतलब है कि पत्तों पे से पत्तियाँ जल्दी नहीं झड़ेंगी, जल्दी सूखा नहीं पड़ेगा भी तो धीरे धीरे थोड़ी बहुत पत्तियाँ गिर जाएंगी। तो इसलिए उन जो होते हैं वन, उन्हें सदाबहार वन कहा जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्योंकि और अब वो वन होते कैसे हैं, उन वनों के क्या है ना, पेड़ बड़े बड़े होते हैं और उनके एक रूफ सी बन जाती है, सारे पेड़ एक ही जगह कलेक्ट हो जाते हैं ऊपर से, तो धूप जो है ना कम जा पाती है उसके भीतर, और वो एवरग्रीन फॉरेस्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, देखती हूँ ऊपर और चलते हैं। ये भी देख लीजिए, ये भी वन ही है, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं इसमें। और अब आपका एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि दुनिया का सबसे लंबा पेड़ कौन सा है, ठीक है, और कहाँ पाया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि बागान क्या होता है। बागान, ठीक है, भारत में
औपनिवेशिक काल में बड़े व्यापक पैमाने पर वनों की कटाई की गई। वनों की कटाई के पीछे कई कारण थे, बोलो, थे ना? बिल्कुल थे। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक हित में, मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, यस। तो अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक हित साधने के लिए प्राकृतिक वनों को काटकर वहाँ बागान लगवाने की नीति अपनाई। यूरोप में चाय, कॉफ़ी और रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने और इनके लिए प्राकृतिक वनों को भी नष्ट कर दिया गया। देखो अंग्रेज कितने मतलबी थे। ऐसे उन्होंने हमारा फ़ायदा सोचा ही कब था। उन्होंने हमारे ही यहाँ पे आके चाय कॉफ़ी के बागान लगवाए और इन वस्तुओं के बागान बने और इनके लिए प्राकृतिक वनों को भी नष्ट कर दिया गया। औपनिवेशिक सरकार ने वनों को अपने नियंत्रण में लेकर इन्हें बहुत ही कम मूल्य पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। इन क्षेत्रों में बाड़ाबंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया एवं चाय कॉफ़ी की खेती की जाने लगी। अंग्रेज व्यापारी इनका निर्यात कर लाभ कमाना चाहते थे, इसलिए औपनिवेशिक सरकार ने भारत में वनों के विस्तार के स्थान पर बागवानी को बढ़ावा देने की नीति अपनाई। क्या हुआ कि भारत में वनों के विस्तार के स्थान पर वनों का विस्तार, समझ रहे हो ना, कि वनों का विस्तार नहीं किया, उन्होंने बागवानी को बढ़ावा दिया। इस नीति को उन्होंने अपनाया। तो अब व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत कैसे हुई? पिछले खंड में हमने जाना कि जहाज और रेल की पटरियां बिछाने के लिए अंग्रेजों को जंगलों की आवश्यकता थी। बिल्कुल थी भाई साहब। इसलिए उन्होंने अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए वनों का विनाश करना शुरू कर दिया। जंगलों को साफ करना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ? अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग व व्यापारियों द्वारा पेड़ों के अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने डाइट्रिच बेंटिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर सलाह के लिए बुलाया और उसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त कर दिया। ये देखो, ये पहले वन का चित्र है। इसके नीचे भी लिखा है, इटली स्थित टस्कनी में पॉपुलर के जंगल का एक व्यवस्थित गलियारा। एक पर्टिकुलर सीरीज में एक लाइन की तरह ये लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ों ने रोड का निर्माण कर दिया हुआ है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। आगे ये और एक दृश्य है, देखिए, समझिए और जानिए, दिमाग लगाइए और ये भी सर्च करके बताइएगा कि सबसे ज़्यादा रबड़ किस जंगल से प्राप्त होती है या किस पेड़ से प्राप्त होती है, ये भी बता सकते हो। चलिए ये देखते हैं कि लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ। तो हम देखेंगे कि लोगों का जो जीवन है वो कैसे प्रभावित हुआ। पहले हम आपको बता दें एक अच्छे जंगल के विषय में। वनपालों और ग्रामीणों के विचार एक दूसरे के विपरीत थे। जहाँ एक ओर ग्रामीण अपनी अलग अलग आवश्यकताओं जैसे ईंधन, चारे व पत्तों की पूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे, वहीं वन विभाग को ऐसे पेड़ों की आवश्यकता थी जो जहाज़ों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी उपलब्ध करा सके। ऐसी लकड़ियाँ जो सख्त, समझे, ऐसी लकड़ियाँ जो सख्त हों, आगे है सख्त, लंबी और सीधी हों। इसलिए सागौन और साल जैसी प्रजातियों को प्राथमिकता के साथ प्रोत्साहित किया गया, जबकि अन्य दूसरी प्रजातियों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया और उन्हें नष्ट कर दिया गया।
मतलब जो भैया फ़ायदा देगा उसे ध्यान दिया, और जो नहीं दे रहा था उस पर ध्यान नहीं दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे तो नष्ट हो ही जाना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का भी हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसका रिवीजन करें और सारे जितने भी वन हैं उनकी लिस्ट बनाएं। हमारे देश में कितने वन हैं वो भी देखें, और एवरग्रीन फॉरेस्ट की अलग लिस्ट बनाएं, और मतलब जितने भी टाइप्स होते हैं वो लिस्ट बनाई। आपका होमवर्क है। एंड हम अगले दिन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे तो बताती हूँ मैं आपको। इसके आगे का हम पढ़ेंगे। बहुत ही अमेजिंग टॉपिक्स हैं हमारे, जैसे कि नए व्यापार, नई रोजगार, नई सेवाएं, वन विद्रोह, बस्तर के लोग, पुतमायों में रबड़ की निकासी, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।